नमस्कार दोस्तों, बी फॉर बिजनेस में मैं आनंद जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई से यूं तो ज्यादातर लोग फेमिलियर हैं और इसके मायने भी जानते हैं, लेकिन विगत 2-3 दिनों से एमएसएमई न्यूज और अखबारों में काफी सुर्खियां बटोर रहा है और अब एक कंफ्यूजन और संशय का विषय बना हुआ है। काफी लोग इसको लेके कंफ्यूज हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आई एम श्योर कि आपके सारे कंफ्यूजन एमएसएमई को लेकर दूर होंगे और भारत सरकार ने जो रिलीफ पैकेज की घोषणाएं करी हैं, आप उसको भी एमएसएमई के साँचे में अपने आप को रख के परख पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है। ये शब्द हमें 2006 में तब मिला जब भारत सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के सारे प्रोविजन को रिवाइज करके हमें एक नया एक्ट दिया। उस एक्ट का नाम था एमएसएमई डेवलपमेंट 2006 एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। दोस्तों इस एक्ट के तहत भारत सरकार ऐसी सभी इंडस्ट्रीज जो कि स्मॉल है, मीडियम है, माइक्रो है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है और प्रमोट करना चाहती है। दोस्तों एमएसएमई के उदाहरण को समझने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है। आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप बाहर खाना खाने जाते हैं, आप जिस फर्नीचर का यूज करते हैं, हो सकता है वो एमएसएमई के थ्रू ही आप तक पहुंचा हो, वो एमएसएमई ने ही बनाया हो। एमएसएमई जैसे रेस्टोरेंट, जैसे शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पानी बनाने वाली कंपनी, अचार बनाने वाली कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज एमएसएमई के अंतर्गत ही आती हैं। दोस्तों एमएसएमई क्यों जरूरी है, इसके कुछ कारण हैं। एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एमएसएमई रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करता है, एमएसएमई कैपिटल को इंक्रीज करता है, एमएसएमई जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करता है, एमएसएमई डिस्पैरिटी को खत्म करता है जो रीजनल डिस्पैरिटी होती है, एमएसएमई माइग्रेंट्स को रोकता है जो रूरल से अर्बन में जाते हैं, और ऐसी कई चीजें हैं जो एमएसएमई को खास बनाती हैं। अब हम आते हैं एमएसएमई के वर्तमान में। एमएसएमई के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सी फर्मों और कौन कौन सी कंपनियों को हम एमएसएमई बोल सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों कोई फर्म, कोई उद्योग, कोई कंपनी एमएसएमई के अंतर्गत आती है क्या नहीं, इसको परखने के लिए हमें 2 पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ता है। पहला पैरामीटर्स है वो कंपनी, वो फर्म, वो उद्योग किस एक्टिविटी में है, और दूसरा उसके आंकड़े क्या बोलते हैं। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस बनने के लिए किसी भी फर्म की गतिविधि और उसके आंकड़ों को परखा जाता है। और बारीकी से समझें तो गतिविधि से मेरा मतलब है कि कंपनी क्या करती है, उद्योग क्या करता है। एमएसएमई में केवल 2 प्रकार के उद्योगों को, 2 प्रकार की कंपनियों को, 2 प्रकार की फर्मों को ही एलिजिबल माना गया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है या तो सर्विस प्रोवाइड करती है, या तो कोई उद्योग कुछ बना रहा है, कुछ प्रोसेस कर रहा है, या तो वो सर्विस दे रहा है। ट्रेडर्स को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। जो होलसेल हैं, रिटेलर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, उनको इसमें स्थान नहीं दिया गया है। तो मुख्य तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो सर्विस इंडस्ट्री है वो ही एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। दोस्तों अब हम आते हैं आंकड़ों पर। आंकड़ों में हमें क्या देखना होता है जिससे कि हमें पता चले कि हमारी फर्म या किसी की फर्म एमएसएमई के लिए एलिजिबल है या नहीं। किसी भी फर्म को, किसी भी उद्योग को, किसी भी कंपनी को अगर हमें माइक्रो एंटरप्राइज कहना है तो हमें देखना होगा कि उसका निवेश उसके प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ से कम हो और उसकी कुल बिक्री, उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। इसी के साथ अगर हमें किसी उद्योग को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल एंटरप्राइज कहना है तो उसका निवेश प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 5 करोड़ से कम हो और उसका टोटल टर्नओवर, उसकी कुल बिक्री 50 करोड़ से कम हो। और इसी कड़ी में अगर हमें किसी इंटरप्राइज को मीडियम इंटरप्राइज कहना है तो उसका कुल निवेश प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स में 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसका टोटल टर्नओवर या कुल बिक्री 100 करोड़ से कम होनी चाहिए। दोस्तों अब समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स एमएसएमई के बारे में। कुल 6 करोड़ 33 लाख एमएसएमई में से 4 करोड़ 70 लाख सिर्फ 10 राज्यों में है। सबसे ज्यादा एमएसएमई उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में है। 6 करोड़ तो केवल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं और बाकी का छोटा हिस्सा स्मॉल और मीडियम ने आपस में बांटा हुआ है। जीडीपी में भी 25 से 30% की हिस्सेदारी एमएसएमई की रहती है।
रोजगार की बात करें तो एमएसएमई ने 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें 32% मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, 33% सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं और बाकी के बचे लोग अन्य उद्योग में काम करते हैं। मेल फीमेल रेशो की बात करें तो 2 करोड़ 64 लाख महिलाएं रोजगार स्वरूप एमएसएमई में काम करती हैं और पुरुषों की संख्या 8 करोड़ से भी ज्यादा है। सबसे बड़े एमएसएमई में रोजगार देने वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश एवं वेस्ट बंगाल है। दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इतिहास तो 4,500 वर्षों से भी पुराना है। लेकिन अगर अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो जब से ब्रिटिशर्स ने भारत पे रूल किया है, उन्होंने बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और अन्य छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसी के चलते गांधी जी के स्वराज रिफॉर्म में भारत ने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना शुरू किया, जिसमें कि खादी और कुछ छोटी छोटी विलेज इंडस्ट्रीज आती थी। आजादी मिलने के बाद सन 1948 में भारत ने अपनी पहली कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की, जिसके तहत वो अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करता था और प्रमोट करता था। इसी कड़ी में कई संस्थाएं गठित हुई। भारत सरकार ने भी कई केंद्रीय और राज्य स्तर की संस्थाओं का गठन किया, जो कि सीधे तौर पे एमएसएमई जैसी छोटी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाना चाहती थी। जैसे कि आप कुछ वर्ड से फेमिलियर हैं, नाबार्ड, सिडबी, आईडीबीआई, इस तरीके की संस्था सीधे तौर पे स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंटरप्राइजेस को फायदा पहुंचाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि एमएसएमई के इतिहास से वर्तमान तक आपके सारे संशय दूर हुए होंगे और आपको जो भारत सरकार ने घोषणाएं करी हैं उसको परखने में एमएसएमई के साँचे में काफी आसानी होगी। दोस्तों, कुछ नए वीडियोस के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।